हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, पिछले टर्म पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। मैंने थंबनेल में भी लगाया था, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में से एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, गारंटी है मेरी। और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा पीने खोने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने बहुत डीपली और बहुत इजी तरीके से करवाने का प्रयास किया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लेक्चर जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि किसी बच्चे का अगर वो क्वेश्चन वाला लेक्चर पूरा नहीं हुआ है तो एक बार भैया उस लेक्चर को अच्छा सुनो। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो एक बार 1 घंटा निकाल करके आप उस लेक्चर को वापस देखना। लिखना कुछ नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको सिर्फ उसमें देखना है और अपना दिमाग चलाते रहना है साथ साथ में। इस तरीके से भी देखें आप, ठीक है ना। इसी क्रम में अब हमारा चैप्टर लगभग अंतिम चरणों में है। सिर्फ 2 ही हेडिंग बच रही हैं, लौह चुंबकत्व और एक VH वक्र, कुछ विशेषताएं उसकी। इसको हम खत्म करने की ओर चलते हैं। तो आज जो हम पहले हेडिंग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है उसका? लौह चुंबकत्व, ठीक है ना। अच्छा, जो कल से जो पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको 3 तरह के पदार्थ समझाए थे। प्रति चुंबकत्व मैंने समझाया था। मैं हल्का हल्का आपको रिकॉल कर दूं, आप जरा मेरी ओर ध्यान से देखना। किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पेन को भी फिलहाल बंद रखो, जब तक मैं ना कहूं कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ मेरी ओर देखो केवल और समझने का प्रयास करो। आप याद करिए बच्चों, एक्चुअली में फैराडे ने पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। चुंबक के क्षेत्र में पदार्थों का व्यवहार देखा और उस व्यवहार के आधार पर उसने पदार्थों को 3 भागों में बांटा। कुछ ऐसे पदार्थ थे जो चुंबक के क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भागों से कम तीव्रता वाले भागों की ओर गए थे। थीम तो वहीं से बनती है, यानी कि जो प्रतिकर्षण महसूस कर रहे थे, यानी कि जो क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित हो रहे थे, उन्हें नाम दिया गया प्रति चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल की बात करें तो महंगी महंगी चीज, सोना, चांदी, डायमंड वगैरह वगैरह। इनके बारे में और कौन कौन से गुण बोल सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, एक तो प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, ये अधिक तीव्रता वाले भागों से कम तीव्रता वाले भागों की ओर विस्थापित होते हैं, विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित हो जाते हैं। अगर छड़ रखी जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में तो वो लंबवत ठहरती है। गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात से कम हो जाती है, मतलब μr 1 से कम होता है। और चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है और ताप का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद है इतने पॉइंट क्लियर होंगे। और प्रति चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। अब मैं मिक्स कर रहा हूं सब चीज को भाई। जब क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों ने जो आघूर्ण बनाया वो समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, परिणामी मिलने वाला है 0। पर जब आपने क्षेत्र लगा दिया तो एक के आघूर्ण में अल्प कमी, दूसरे में अल्प वृद्धि, परिणामी आघूर्ण -2 डेल्टा m मिला था। अल्प है और क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, इसलिए ये प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। इसी क्रम में हमने अणुचुंबकत्व तो पूरा पढ़ लिया था। और अब मैं बात करता हूं किसकी? लौह चुंबकत्व की। ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले लौह चुंबकत्व की डेफिनेशन उम्मीद है आपको याद होगी कि जब कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इनका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए आप मेरे साथ साथ देखते चलें और मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा इसको। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए बच्चों। अब अपने पेन कॉपी निकाल लें आप सब और हेडिंग लगाएं आप सब, लौह चुंबकत्व। क्या लगाएं? लौह चुंबकत्व। सब हेडिंग लिखिए, लौह चुंबकत्व। एक्सप्लेन में कर चुका हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अपन साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो लौह चुंबकत्व में आप लिखिए कि जब, साथ साथ लिखें, जब कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में
रखा जाता है तो जब कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, रखा जाता है, तो ये कौन सा बल बच्चों? प्रबल आकर्षण। दिख रहा होगा सबको, है ना? तो ये प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाता है तो ये प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। ऐसे पदार्थ, ये जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय। इन पदार्थों को हम, ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण, मैं परिभाषा ये तो सेट करता आ रहा हूं, इनका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। सबसे पहले तो आप लौह चुंबकत्व की परिभाषा, और अब मुझे नहीं लगता कि भाई रटने की जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ा फीलिंग करना, समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर है भाई यहां तक सबको? कि जब कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। दूसरी बात कि भाई ये गुण किन पदार्थों में पाया जाएगा? याद करो आप, प्रतिचुंबकत्व किन पदार्थों में था? जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित थे। अनुचुंबकत्व किन पदार्थों में था? जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे। और लौह चुंबकत्व किन पदार्थों में होगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, उसका बड़ा भाई है ना, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस बात को कैसे कहेंगे? कि बाह्यतम कोश रिक्त हो, बाह्यतम कोश रिक्त हो। तो आप लिखिएगा कि यह गुण है, यह गुण उन पदार्थों में पाया जाता है, यह गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश का मतलब बच्चों बाहरी कक्षाएं, जैसे 3p और 3d है, 3p भर रहा है पर 3d फिर खाली होना चाहिए, बाह्यतम कोश रिक्त हो। रीजन आपके दिमाग को होना चाहिए कि बाह्यतम कोश रिक्त होगा तो हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवश्यकता पड़ने पर उत्तेजित अवस्था में अधिकतम कर सकते हैं। क्लियर कहानी यहां तक? जब कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका ये जो गुण है, इनका ये जो गुण है प्रबल आकर्षित होने का, लौह चुंबकत्व कहलाता है। लौह चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाएगा जिनके बाह्यतम कोश रिक्त होंगे, बाह्यतम कोश रिक्त होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दो तरह का व्यवहार देखना है बच्चों आपको। पहला व्यवहार देखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो क्या होगा, और फिर देखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र है तब क्या होगा। तो मैंने कहा था अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है यानी कि डोमेन जो है वो आघूर्ण तो बना रहे होंगे पर आपस में एक दूसरे के, जब भाई टीचर क्लास में नहीं होता तो बच्चे चाहे कितने पढ़ने वाले हों वो सब आपस में डिस्टर्ब होकर कैंसिल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। पर फील्ड लगाएंगे तो सभी डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। मैंने कहा था डोमेन सिद्धांत से करते हैं ना व्याख्या, बाह्यतम कोश में होते हैं। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसकी व्याख्या लौह चुंबकत्व की डोमेन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई साहब? डोमेन सिद्धांत। इसकी व्याख्या डोमेन सिद्धांत से की जाती है, की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की
अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन अनियमित, वहां तो मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की थी अणुचुंबकीय में, और यहां पूरा इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा यानी कि डोमेन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसकी व्याख्या डोमेन सिद्धांत से की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन अनियंत्रित व्यवस्थित होते हैं, सब टेढ़े मेढ़े जम रहे हैं, आपस में एक दूसरे प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं, सब डोमेन अनियमित व्यवस्थित होते हैं, जिससे इनके द्वारा, डोमेनों के द्वारा, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, मतलब ये चुंबकीय आघूर्ण तो बनाएंगे, पर इनसे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, इसकी व्याख्या डोमेन सिद्धांत से की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन, डोमेन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा, एक तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा, अनियमित व्यवस्थित होते हैं। अणुचुंबकीय में मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अनियमित व्यवस्थित होते हैं, जिससे इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण परस्पर निरस्त हो जाता है, परस्पर निरस्त हो जाता है, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, सपोज कि ये कोई पदार्थ है, देखो मैं एक 2-3 डायग्राम बनाऊंगा, आप समझें अच्छे से। जब अणुचुंबकीय में जो मैंने कहा देखो इस तरीके से बनाया था मैंने कि ये इधर है, ये इधर है, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया था, पर अब मैं गुच्छे बनाऊंगा। हो सकता है कि एक गुच्छा हो ऊपर की ओर इतना बड़ा, हो सकता है कि फिर कोई गुच्छा इस साइड में हो सकता है कि फिर कोई गुच्छा इस साइड में हो। ये डोमेन है बच्चों, ये डोमेन है। हो सकता है कि फिर कोई गुच्छा इस साइड में हो सकता है कि कोई गुच्छा इस साइड में हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने किसी विशेष डायरेक्शन का नाम नहीं लिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे इसमें बहुत सारे गुच्छे होंगे, ऐसे इसमें बहुत सारे गुच्छे होंगे, पर ये सभी गुच्छे कैसे सेट होंगे? अनियमित। कैसे सेट होंगे? अनियमित। इसने कोई आघूर्ण बनाया गुच्छे ने, वो इससे कैंसिल हो गया, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे, टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। वही मैंने लिखने का प्रयास किया है कि इसकी व्याख्या करते हैं डोमेन सिद्धांत से। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो सभी डोमेन अनियमित जमे होते हैं, टेढ़े मेढ़े। ये वही अपवावेगी है, एक तरीके से ये समझ लो। कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, जिससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण परस्पर निरस्त हो जाता है, और परिणामी जो आघूर्ण मिल रहा है वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0। अच्छा, हम ये डायग्राम ना बनाकर, क्योंकि इससे थोड़ा सा हो सकता है आपको कम समझ में आए, ये तो मैंने आपको फीलिंग के लिए लिखा है ना। मैं डायग्राम कैसा बनाऊंगा बच्चों? एक सिमेट्रिकल डायग्राम बनाओ। सिमेट्रिकल मतलब इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। मान लो 4 डोमेन मान लिए मैंने, 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले वाला डायग्राम दिखाया है कि केवल 4 ही डोमेन होंगे, अनंत हो सकते हैं, अनंत। पर मैं सिमेट्रिकल क्यों बना रहा हूं देखना। ये डोमेन इधर है, तो एक नीचे इसका उल्टा बना रहा हूं। अब आपको फीलिंग सी भी आएगी कि सर देखो वास्तव में कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ही होंगे और जस्ट अपोजिट होंगे, अरे अनंत होंगे, पर वो सब टेढ़े मेढ़े मेढ़े बगड़े होंगे, रिजल्ट 0 मिलना है, ये बात है। फिर एक गुच्छा मैंने नीचे को बना दिया, ये लो, और ये देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो एक गुच्छा ऊपर की ओर बना दो। अब आपको ये डायग्राम देखकर क्या लग रहा है भाई? ये मान लो कि इसमें 4 डोमेन थे। कितने डोमेन थे? 4। इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है भाई, B = 0 है। अब बताओ ये थीम समझ में आई क्या नहीं आई?
लौह चुंबक का तो क्या है कि कुछ पदार्थ जब चुंबक क्षेत्र में, समझो आराम से, लिखने की जल्दबाजी नहीं, जब कुछ पदार्थ चुंबक क्षेत्र में रखे जाएंगे तो ये प्रबल आकर्षण महसूस करेंगे। इन पदार्थों को तो कहूंगा लौह चुंबकीय, पर इनका गुण कहलाएगा लौह चुंबकत्व। व्याख्या होती है डोमेन सिद्धांत पर। जब फील्ड नहीं होता, जब फील्ड नहीं लगा होता, तो ये डोमेन अनियमित जमे हैं, रैंडमली, टेढ़े मेढ़े खा रहे हैं एक दूसरे को, तो कुल रिजल्ट कितना मिल गया? 0। कितना मिल गया? 0। अच्छा, अब हम फील्ड लगाएं तो क्या होगा? अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अब यहां तक, क्योंकि मैं ऊपर साफ करने वाला हूं, ऊपर लिखूंगा, क्योंकि मैं इस डायग्राम को और आगे समझाऊंगा, है ना, इसलिए अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, साइड में लेता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं ना। ये बात तो किसकी हुई कि जब फील्ड नहीं होगा तो क्या होगा। अब अगर भैया फील्ड लगाएं तो क्या होगा, देखना, अगला पॉइंट है मेरा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, समझिएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, भाई आपने क्या किया, अब इसके ऊपर फील्ड लगा दिया, इसको साफ कर रहा हूं बिल्कुल ही ना। ये कहानी कब की थी? ये कहानी कब की थी? जब फील्ड नहीं था। अब मैंने इसके ऊपर फील्ड लगाया, सोचिए, विचार करिए। मैंने इसके ऊपर क्या लगाया? फील्ड। सुनना, तो जिस दिशा में मैंने फील्ड लगाया है ना, उसका प्रभाव बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये डोमेन धीरे धीरे, इनका जो डोमेनों का प्रभाव है वो क्षेत्र की दिशा में जाने लग जाएगा। कुछ देर बाद डायग्राम ऐसा होगा, एक साथ पूरा नहीं बनाते, टुकड़ों बनाते हैं, इस तरीके का। इस तरीके का मतलब है, आप इसमें फील करोगे कि चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में लग रहा है ना, उसका प्रभाव तो बढ़ गया है। देखो, आप पहले एक तरीके से 4 4 4 4 हर दिशा में 4 4 लिए मैंने, सब कैंसिल हो रहे थे। अब आपने फील्ड लगाया तो इसका दिशा का प्रभाव बढ़ गया, अपोजिट सबसे ज्यादा घटा, और फर्क तो इन पर भी पड़ गया। खैर, ऐसे मान लो, दो लगा दो, चलो। थोड़ा सा फील्ड, ये फील्ड की शुरुआती दौर है। ये सिस्टम कब है? जब फील्ड नहीं था, तो एक कैंसिल ही हो रहे थे, सब बराबर थे, इक्वल थे, 0। अब जब आपने फील्ड लगाया तो आप सोच लो, ये इसे कैंसिल भी कर रहा होगा, पर ये वाला इस पूरे को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो एक ही एरो रह गया, इसमें बहुत सारे एरो हो गई। और कुछ देर बाद जब फील्ड लगा रहेगा तो थोड़ी देर बाद की स्थिति कैसी आएगी? कुछ समय के बाद आपने इधर फील्ड लगाई रखा है ना, कुछ समय के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में सेट हो जाएंगे। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सेट हो जाएंगे। अब आप सोचो बच्चों कि क्षेत्र की दिशा में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन थोड़ी आए हैं, काम तो यही अणुचुंबकीय में हुआ था, पर अणुचुंबकीय में तो एक एक इलेक्ट्रॉन आए थे, इसलिए अल्प बना, पर यहां पूरे गुच्छे के गुच्छे आए हैं, इसलिए क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा, इसीलिए ये प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। तो ये बात मैं लिखने जा रहा हूं, आप देखें ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। लिखते जाओ, जब चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है तो ये सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अधिक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप
ये पदार्थ प्रबल आकर्षण, हाई अट्रैक्शन, हैवी अट्रैक्शन महसूस करते हैं, प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। यही गुण क्या कहलाता है? लौह चुंबकत्व कहलाता। उम्मीद है आप लोग, और ये डायग्राम भी बना लेना है ना, तो ऐसा उम्मीद करता हूं भाई कि आपको लौह चुंबकत्व बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा अगर इसी वीडियो से जुड़ा है, उसने प्रति चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं भाई पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि मैंने तीनों को कंपैरेटिव पढ़ाया था। मेरा विश्वास है कि आपको 100% क्या पूरा कंफर्म 100% आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग की ओर, इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग की ओर, और काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वापस से किताब को भी बंद कीजिए और पूरा ध्यान अब बोर्ड पर रखें भाई। यहां तक आपकी कहानी क्लियर? देखो बहुत थ्योरेटिकल हेडिंग थी बच्चों, मतलब सच बता रहा हूं, बच्चे पढ़ लेते हैं, साल भर निकल जाती है, पर क्लियर उनके दिमाग में यह भी नहीं हो पाता है कि कौन चुंबकत्व, कौन अनुचुंबकत्व, कौन प्रतिचुंबकत्व। ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% बच्चे सेटिस्फाई भी हो गए होंगे, बहुत से बच्चे हो सकता है ना भी हो, पर अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया ऐसा आपने प्रयास भी किया होगा ना, तो गारंटी है कि मैक्सिमम बच्चों का टॉपिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में भले आपको एग्जाम में कितना ही घुमा ले कि अनुचुंबकत्व के एग्जाम्पल दे, प्रतिचुंबकत्व के दे, लौह चुंबकत्व क्यों है, असमरूप क्षेत्र में इसका कैसा व्यवहार है, किसकी पारगम्यता कैसी है, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। कौन है जो कौन से पदार्थ हैं वो ताप पर डिपेंड करते हैं, कौन नहीं करते, कौन अट्रैक्शन, कौन प्रतिकर्षण। मुझे लगता है कि अब इन बातों से आप पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आपको दे दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मेरा विश्वास है ऐसा, और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्लियर है ना बच्चों? यहां तक तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको ये प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन मैंने कम से कम 3 लेक्चर में आपको पढ़ाया है, किस तरीके से आपको समझ में आया है। ठीक है ना? एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे थोड़ी संतुष्टि मिले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बच्चों के काम आ रहा है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर देखते हैं। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी नई, उसका नाम है शैथिल्य वक्र। क्या नाम है? शैथिल्य वक्र, या शॉर्ट में हम इसे VH वक्र के नाम से जानते हैं। बच्चों पूरी कहानी ये भी अपने आप में बहुत पका हुआ हेडिंग है, इंपॉर्टेंट और है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत निकल करके आएंगे इसमें से। मैं पहले बोल दे रहा हूं, पढ़ाने से पहले बिल्कुल पकाऊ है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो वीडियो पॉज करो, किताब खोलो, पढ़ के देखो, एक अक्षर भी समझ में आ जाए बता देना मेरे को, है ना। अगर आप वीडियो, हो सकता है कि आज मैं कुछ ना भी लिखाऊं, शायद अब आने वाले टाइम में समझा दें, अगले टर्न पर लिख लेंगे इसको, बात आएगी तो। पर अब पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। 50 बार कह चुका हूं इस बात को, है ना। सोच दें नाम शैथिल्य वक्र से हमें कुछ समझ में नहीं आया, इतना जरूर समझ में आया कि सर वक्र है मतलब किसी ना किसी प्रकार का ग्राफ होगा। वक्र का मतलब हम क्या समझते हैं? ग्राफ होगा। शैथिल्य, वैसे आपसे मैं पूछूं कि शैथिल्य शब्द का मतलब क्या है हिंदी में? शिथिलता, समझना, शब्द से ही पकड़ते हैं। हेडिंग आ गई कि शैथिल्य वक्र क्या है, एग्जाम आया था शैथिल्य वक्र क्या है, तो वक्र समझ करके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सर ग्राफ की बात कर रहा है। शैथिल्य वक्र, शैथिल्यता शब्द बना है शिथिलता से, शिथिलता, और शिथिलता का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन टाइप में कहूं तो हल्का सा मंदापन, धीमापन। अपन कहते हैं ना कि आदमी बहुत शिथिल है, शिथिल है मतलब ढीला है, शिथिल है मतलब ढीला है, तो कुछ ना कुछ ल्यूजनेस होगी, कमी कह सकता हूं इस चीज को मैं। कोई आदमी बहुत शिथिल है तो आप ये कहोगे अरे कितना अच्छा आदमी, कितना शिथिल है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। अच्छा आदमी उसे कहेंगे तो कितना एक्टिव है ये आदमी। कोई आदमी शिथिल है मतलब वो धीमा है, मतलब वो उसका ड्रॉबैक है, वो उसकी कमी है। अच्छा, शैथिल्य वक्र समझ के आया कि कोई ऐसा ग्राफ बनेगा जो कमी को दर्शाएगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कमी को दर्शाएगा। अच्छा, ये नाम पढ़ते कहानी और अच्छी क्लियर होगी। शैथिल्य वक्र समझ गए ना आप?
शब्द का मतलब। BH वक्र की बात करूं तो अब कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि सर देखो इससे क्लियर हो रहा है कि ग्राफ बनाएंगे बिटवीन V एंड H। एक ग्राफ बनाना होगा सर आपको किस किस के बीच में। बी क्या होता है, बी फोर चुंबकीय क्षेत्र। अरे बी किसका सिंबल है, बी किसका सिंबल है, चुंबकीय क्षेत्र का। और याद करो बच्चों एच किसका सिंबल है, एच किसका सिंबल है, एच चुंबकन क्षेत्र का। याद करो बी बराबर म्यू एच, बी बराबर म्यू एच। अब इसको देख के लगा सर कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य। बिल्कुल बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य का ग्राफ ही शैथिल्य वक्र कहलाता है। एक क्वेश्चन तो ये समझ में आया कि सर शैथिल्य वक्र क्या है। शैथिल्य वक्र में दो हेडिंग आप याद रखोगे, शैथिल्य वक्र और VH वक्र। VH वक्र बोलते दिमाग काम कर जाना चाहिए कि सर आप बात कर रहे हो B और H के बीच के ग्राफ की। V क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। H क्या है बच्चों, चुंबकन क्षेत्र। तो हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के ग्राफ की बात कर रहे हैं। एक बात तो ये समझ में आई। फिर सर आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया शैथिल्य। ये शैथिल्य क्या चीज है, ये कमी क्या है, कौन सी कमी की चर्चा करवाना चाह रहा हूं। तो बच्चों आप दो नाम देखिए, एक तो है B और एक है H। B का मतलब मैंने आपको क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र। और H का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, चुंबकन क्षेत्र। क्या आपको चुंबकन क्षेत्र की डेफिनेशन याद है। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है बच्चों, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है कि किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए बाहर से लगाया गया क्षेत्र। बाहर से, मैंने आपको एग्जांपल देख समझाया था कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो एक तरीके से मास्टर यानी कि टीचर तो आपके लिए चुंबकन क्षेत्र है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं चीज को। मतलब मैं आपके लिए H हूं, मैं आपके लिए H हूं। अब सर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज रहेगी, फिर ये चुंबक क्षेत्र क्या होगा। बच्चों ये बताइए, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाएगा, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो धीरे धीरे चुंबकीय गुणों को ग्रहण करेगा और वो एक तरीके से चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मतलब ये मान लो एक तरीके से बच्चों का है। किसका है, बच्चों का। मैं तो आपका और मेरा एग्जांपल लेके चलूंगा इस हेडिंग के अंदर। B जहां आए, अब भाई मैं आपको चैप्टर पढ़ाने लग गया तो कुछ जैसे मेरे नॉलेज तो मेरे पास स्टोर्ड है, वो तो हो गया H। मैं H लगाऊंगा, अभी H मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया है। अब मैं देखो इसलिए धीरे धीरे H बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा। फिर आप कितना सीखे, अभी आप 0 पर हो ये मानो स्टार्टिंग में, बिल्कुल ना के बराबर है। फिर आप थोड़ी देर बाद थोड़ा सीखोगे, थोड़ा सा फिर सीखोगे, मतलब आपका B बढ़ रहा है, आपका B बढ़ रहा है। पर बच्चों आप ये बताइए इस B में और H में कौन ज्यादा होगा, B और H में कितना ज्यादा होगा। मैंने आपको सुनो 100 बातें सिखाई आज मैंने इस लेक्चर में, आपको 100 बात सिखाई। मतलब H की वैल्यू 100 है तो क्या B की वैल्यू 100 से अधिक होगी। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 100 बातें सिखाऊं और आप 1000 बात सीख जाओ, पॉसिबल है क्या, ना, असंभव। मैं 100 सिखाऊं और आप 100 सीख जाओ, ये पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। चाहे कितना इंटेलिजेंट सीनियस बच्चा क्यों ना हो, मैं 100 सिखाऊं वो 100 सीख जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ मैं 100 सिखाऊं आप 90 सीख जाओ, ये पॉसिबल है। मतलब एक बात समझ में आती है कि सर जो H की वैल्यू है ना, चुंबकन क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा ज्यादा होगा, H ज्यादा होगा B से, या ऐसे कहो कि B कम होगा H से, और इस कमी को बोलते हैं शैथिल्यता। क्या बोलते हैं, शैथिल्यता। और इसीलिए यह वक्र क्या कहलाता है, शैथिल्य वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शैथिल्य वक्र कहलाता है। तो शैथिल्य वक्र के बारे में 2-3 बातें जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, सब साफ करता हूं। दिमाग में मास्टर टीचर वाला सिस्टम होना चाहिए। हेडिंग का नाम है शैथिल्य वक्र या BH वक्र। तो अब पढ़ते ही दिमाग में क्लियर हो जाएगा बच्चों कि सर B और H के बीच में ग्राफ बनाएंगे। H क्या होगा, जिस क्षेत्र को बाहर से लगाएंगे वो क्या होगा, H। पदार्थ में जो पैदा होगा वो क्या होगा, B। और B का मान H से हमेशा कम रहेगा। इस कमी का नाम दिया जाएगा सर शैथिल्यता। इसलिए इस वक्र को कहा जाएगा शैथिल्य यानी कि VH वक्र। शैथिल्य यानी कि VH वक्र। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई।
एक बात तो इसकी परिभाषा की हो गई, पहली बात तो इसकी परिभाषा की, लिखा दूंगा 2-4 पॉइंट। ऐसा करते हैं, पहले देखते रहना बोर्ड पर ढंग से, अभी तो आधा घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 पॉइंट समझ लेते हैं पहले, फिर प्रयास करेंगे लिखने का। एक तो इसकी परिभाषा आ गई कि शैथिल्य वक्र क्या होता है, कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वो धीरे धीरे चुंबक बनने लग जाता है। चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य खींचा गया ग्राफ शैथिल्य वक्र कहलाता है। दूसरी बात करें बच्चों, ये एक बंद वक्र है, क्लोज ग्राफ बनेगा। कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो पढ़ा रहा हूं भाई समझिएगा। मैंने 2 अक्ष लिए, देखो पूरी लंबी चौड़ी कहानी है 1.5 पन्ने की, समझ में आ गई तो मेरा विश्वास है आप आज बिना देखे लिख दोगे इसको, मतलब मैं नहीं लिखाऊंगा तब भी लिख लोगे, और रट नहीं सकते। पर ये मान लिया भाई साहब ने मूल बिंदु। ग्राफ जब बनाया जाता है तो बच्चों 2 अक्ष लेते हैं, ये एक्स अक्ष और ये भाई साहब है वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे आप ले लो एच, एक्स अक्ष पे क्या ले लो आप, एच। एच का मतलब चुंबकन क्षेत्र, एच का मतलब चुंबकन क्षेत्र, और इसकी यूनिट भी अगर लिखनी पड़ जाए आपको तो एम्पियर बटे मीटर, आपको उम्मीद है याद होगा। और बाई अक्ष पे आप ले लो चुंबकीय क्षेत्र, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। एक्स अक्ष मैंने एच लिया है और बाई पे क्या लिया है मैंने, बी। अगर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट पर एच का मान कितना है, मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु, और मूल बिंदु पर तो एक्स और वाई दोनों के मान कितने होते हैं, 0। भाई जो मूल बिंदु है इस जगह पर एच का मान कितना है, 0। एच का मान 0 है, मतलब मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया और आपने कुछ भी नहीं सीखा, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, आपने क्या कर रखा है कि एक्चुअल तरीका तो इसका ये भी एक है कि आपने एक परिनालिका ले ली और उसके अंदर चुंबकीय पदार्थ को रख दिया है। तरीका दिमाग में चल रहा है मेरे में कि एक परिनालिका आपने ले रखी है और इस परिनालिका में करंट आपने फ्लो कर दिया, तो क्या इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बन चुका होगा, और इसके अंदर आपने एक चुंबकीय पदार्थ को रखा हुआ है। फिलहाल करंट नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। फिर आपने एच बढ़ाना स्टार्ट किया। एच कैसे बढ़ाया, करंट बढ़ाया आपने 0, 1 2 3 4 करंट को बढ़ा रहे हो तो परिनालिका के अंदर बनने वाला क्षेत्र बढ़ रहा होगा। उस चीज को खैर भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बता रहा हूं कैसे बढ़ाते हैं। आप तो यहां फोकस करो, स्टार्टिंग में एच कितना है, 0, तो बी भी कितना है, 0। अब आपने एच बढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों, तो क्या बी भी बढ़ेगा, सर बिल्कुल बढ़ेगा। मैंने आपको 10 बात सिखाई, आपने कुछ बातें सीखी, मैंने 20 सिखाई, आपने फिर कुछ सीखा, मैंने 30 सिखाया, आपने कुछ सीखा, मतलब मैं धीरे धीरे एच बढ़ा रहा हूं। तो जो पदार्थ रखा हुआ है चुंबकीय पदार्थ, वो धीरे धीरे और अच्छी क्वालिटी का चुंबक बनने लग जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, एच बढ़ाए, एच बढ़ाया तो बी बढ़ा। अब बार बार में चुंबकन और चुंबकीय कुछ नहीं बोलने वाला, एच और बी का मतलब दिमाग में होना चाहिए। बाहर से लगाया वो एच और पदार्थ बना वो बी, एच बढ़ाया तो बी बढ़ाया। पर ये बताओ बच्चों, ये जो वृद्धि है, मतलब ग्राफ जो है वो रेखीय होगा कि अरेखीय होगा। ग्राफ के बारे में इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए बच्चों। रेखीय ग्राफ कब बनता है, जब समानुपाती हो चीजें। मैंने 10 सिखाई, आपने 5 सीखी, मैंने 20 सिखाई, आपने 10 सीखी, मैंने 30 सिखाई, आपने 15, मतलब बराबर मात्रा में चलना चाहिए। पर बच्चों एजुकेशन में ऐसा संभव ही नहीं है। हो सकता है कि मैं अभी 10 बात बोल रहा हूं, आपको 10 के 10 समझ में आ जाए, लेकिन अगली 10 बातों में हो सकता है कि 2 ही बात समझ में आए। परिवर्तन रेखीय तो नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में एच 0 है, बी भी 0 है, फिर आपने एच को बढ़ाना स्टार्ट किया, बी बढ़ेगा ये तो तय है, पर परिवर्तन रेखीय होगा ये कतई जरूरी नहीं है, अरेखीय रूप से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अरेखीय रूप से। तो देखो 2-3 लाइन बन गई मेरे दिमाग में कि स्टार्ट सर्वप्रथम h बराबर 0 है तो b बराबर भी 0 है। अब यदि h को बढ़ाया जाए
तो V अरेखीय रूप से बढ़ता है। अरेखीय क्यों बढ़ता है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। रेखीय कब होता कि जितना सिखा रहा हूं एग्जैक्ट उतना ही, कोई आदर्श थोड़ी हो आप कि जितना मैंने सिखाया, ना मैं आदर्श हूं ना आप आदर्श हो, जितना मैंने सिखाया उतना ही उतना आप सीख जाओ, ये पॉसिबल भी नहीं है। बढ़ेगा पर अरेखीय। तो ग्राफ कैसे बनाना है सुनना, देखो तरीका बता रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा ऐसे घुमा करके ऐसे लेना, ऐसे ना, और फिर इसको उल्टा घुमा देना इस तरीके से। ये ग्राफ की फिक्स शेप है इसकी, और इसमें आप चाहो तो इधर एक एरो भी लगा देना। ये ओ मान लिया कि ग्राफ इस तरीके से गया। देखो ये ग्राफ क्या फीलिंग दे रहा है आपको, ये ग्राफ क्या फीलिंग दे रहा है कि जब आपने एच बढ़ाया तो बढ़ने को तो बी बढ़ा। अगर परिवर्तन रेखीय होता तो मैं ग्राफ बिल्कुल सीधा बनाता, पर बच्चों एच बढ़ने पर वी रेखीय ना बढ़कर अरेखीय बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे लिखना भूल जाते हैं, फिर नंबर करते हैं, फिर कहते हैं सर जैसा आपने पढ़ाया ना वैसा ही लिख के आए। अगर आप सिर्फ ये कहते हो कि एच बढ़ाने पर बी बढ़ता है तो एग्जाम नंबर काट सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बढ़ रहा है, पर वो कैसा बढ़ रहा है, अरेखीय बढ़ रहा है। अच्छा बच्चों, अब सोचो मैं आपको सुबह 6 बजे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाता गया, आप सीखते गए। कितनी कैपेसिटी है आपकी पढ़ने की? मैं कहूं बच्चों में 10 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा, आप 10 घंटे पढ़ लोगे क्या? हो सकता है कि खौफ की वजह से आप बैठ जरूर जाओगे, पर समझ में एक निश्चित समय के बाद समझ में आना बंद हो जाएगा। एक लिमिट है पढ़ने की भी, समझने की भी एक लिमिट है। जब आपने एच बढ़ाया तो बी बढ़ता गया। एच तो मेरे पास तो मान लो खूब सारी नॉलेज है, मैं तो 4-5 दिन तक लगातार पढ़ा सकता हूं, पर आप 4-5 दिन तक लगातार नहीं पढ़ सकते। पदार्थ भी चुंबकीय गुणों को एक निश्चित कैपेसिटी में ग्रहण करेगा और उसके बाद यह ग्रहण करना बंद कर देगा। इस कंडीशन का एक नाम है, आपने केमिस्ट्री में बिलियन पढ़े होंगे, बहुत तुच्छी हेडिंग है, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। मैं देसी भाषा में समझाता हूं इसको कि मान लो आप खाते हो 4 रोटी, घर पे आपकी जो खुराक है वो 4 रोटी की है। अगर आपको घर वालों ने 3 ही रोटी खिलाई इसका मतलब आप भूखे रह गए, आप संतृप्त नहीं हुए, असंतृप्त अवस्था में, मतलब लिमिट से कम मिलता है असंतृप्त। 4 चाहिए, 4 ही मिली तुमको, तुम संतृप्त हो, जितना मिले उतना संतृप्त। और 4 की जरूरत है, तुम गए रिश्तेदारी में 5 खिला दिया आपको, तो अब आप हो गए ओवर, इसका मतलब अब आप हो गए असंतृप्त। कैसे? असंतृप्त। तो जैसे ही स्टार्टिंग, दोबारा फोकस यहां लाते हैं, ज्यादा से लेके अपन बातों में, H 0 है तो B भी 0 है, H बढ़ाया तो B बढ़ा अरेखीय रूप से, और एक निश्चित अवस्था के बाद पदार्थ आप भले अब H कितने बढ़ाओ, पर अब B में परिवर्तन नहीं होगा, फिक्स हो गया, संतृप्त हो गया बच्चों, अब नहीं खाएगा ये। तो इस कंडीशन का नाम दिया जाता है क्या? चुंबकीय संतृप्ति। क्या बोलते हैं इसको? छोटी ही आएगी ना, चुंबकीय संतृप्त की अवस्था। इसको बोले पॉइंट ए से डिनोट कर दो। तो यहां जो ए है ये दर्शा रहा है चुंबकीय संतृप्ति। तो इसमें से पहली परिभाषा जो निकल के आई है वो चुंबकीय संतृप्ति की है। ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है कि चुंबकीय संतृप्ति क्या होती है, चुंबकीय संतृप्ति क्या होती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जब चुंबकन क्षेत्र में पदार्थों को रखा जाता है तो पदार्थ एक निश्चित समय के बाद चुंबकीय गुणों को ग्रहण करना बंद कर देते हैं। इस लिमिट को बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति। बताओ 0 से लेकर अनंत तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? स्टार्टिंग में H 0 था, B भी 0 था। अब आप H को बढ़ाते गए, B बढ़ता गया। हाँ या ना? एक निश्चित समय तक तो B बढ़ा। अब भले ही आप इसके बाद H को कितना ही बढ़ा लो, ये लो यहां तक बढ़ा, इतना बढ़ा है ना, अब आप H को कितने अनंत तक ले जाओ भले ही से, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं कहानी देखा 0 से अनंत तक। अब रिवर्स में आता हूं, अब मैंने फील्ड हटाना स्टार्ट किया। अब तक मैं जो आपको पढ़ा चुका हूं, अब मान लो मैं इसको हटाऊं, आप वैसे में हटाऊं, तो होगा क्या? जब मैं आप यहां से जाऊंगा, अभी आपको जैसे मान लो 80% समझ में आ गया, तो जब मैं क्लास में जाऊंगा ना तो हो सकता है कि वो 80% तो नहीं रहेगा, 60% रहेगा, पर 0 कभी नहीं होगा बच्चों।
आपने एच लगाया, बी बढ़ा एरे के रूप से। अगर मैं लगाए हुए एच को कम करूं, वापस उल्टा आऊं, अभी नेगेटिव में नहीं जा रहा हूं, एच जैसे मान लो 10 तक हो गया, 10 के बाद 9 करूं, 8 करूं, 7 करूं, 6 करूं, तो मतलब 0 तक आ जाऊं, तो बच्चों ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी। ये उल्टा आ रहा है ग्राफ। ये क्या कह रहा है कि पहले तुम 0 पर थे, ये भी 0 पर था, ये भी 0 पर था, फिर आपने एच बढ़ाया, बी बढ़ा एरे के रूप से, एक लिमिट में मैक्सिमम गुण ग्रहण कर लिए इसने, चुंबक के संतृप्ति नाम दे दिया। अब अगर हम एच को हटाते हैं तो बी में कमी होती है, ये सही है, पर ध्यान से देख इस पॉइंट को, बाई एक्स पर है तो एक्स का मान तो 0 हो गया, और एक्स का मतलब है एच का मान कितना हो गया 0। क्या आपने पूरा एच हटा लिया? ध्यान से सुनना, क्या आपने पूरा एच हटा लिया इस पॉइंट तक आते आते? जी बिल्कुल हटा लिया। पर क्या बी 0 हुआ क्या? ना, अगर बी 0 होता ना बच्चों तो ये पॉइंट यहां आता, पर बी 0 नहीं हुआ, बी तो कुछ ना कुछ रह गया ना, बाई एक्स का मतलब है बी और एक्स एक्स का मतलब है एच। एच पूरा हटा लिया, एच पूरा हटा लिया, फिर भी इसमें कुछ चुंबकत्व शेष रह गया। इस टर्म का नाम है, क्या नाम है? बहुत अच्छा नाम है इसका, धारणशीलता। ये दो टर्म बहुत महत्वपूर्ण आने वाली हैं इसमें, चुंबक की धारणशीलता। एक नाम आएगा निग्राहिता और एक नाम आता है धारणशीलता। नाम का संधि विच्छेद करते हैं हम तो। धारणशीलता, धारण करने की क्षमता, कि जब मास्टर क्लास से चला जाएगा, मतलब एच 0 हो जाएगा, तब हमने कितना धारण किया, तब हमारे अंदर कितनी नॉलेज रही, वो धारणशीलता है। या इसका एक नाम और भी कह सकता हूं मैं, अवशेष चुंबकत्व। अवशेष, धीरे धीरे नए नए नाम निकल के आ रहे हैं बच्चों। चुंबकीय संतृप्ति समझ में आ गई होगी, नाम से ही समझ में आना चाहिए। चुंबकीय संतृप्ति का मतलब है कि एक समय के बाद चुंबक ने मैक्सिमम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लिए, उसे मैंने नाम दिया है चुंबकीय संतृप्ति। फिर आपने एच हटाया तो बी कम जरूर हुआ, पूरा एच हटा लिया, पूरा एच हटा लिया, पर बी पूरा पूर्णतः 0 नहीं हुआ, कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह गया, जिसको मैंने क्या नाम दिया है बच्चों? धारणशीलता। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वीएच वक्र में धारणशीलता को परिभाषित कीजिए, किताब में क्वेश्चन भी है। तो नाम धारणशीलता, कि जब चुंबकन क्षेत्र पूर्णतः हटा लिया जाए, एच में तो एच और वी की टर्म में याद करता हूं, एच हटा लिया, बचा कुचा भी धारणशीलता है। और टर्म परिभाषित कर दो कि जब चुंबकन क्षेत्र को पूर्णतः हटा लिया जाए तो भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रहता है, इसे धारणशीलता या फिर अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। हम 0 से अनंत गए, अनंत से 0 आ गए। अभी तो सर हमारी लेग साइड बच रही है नेगेटिव वाली। अब साहब हमने क्या किया कि एच को अपोजिट लगाना स्टार्ट किया। पहले तो एच कहां लग रहा था? इन पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस वाली दिशा में। अब हमने एच को कहां लगाना स्टार्ट कर दिया? नेगेटिव वाली साइड में। चलो सब नेगेटिव चलते हैं, तो आपने नेगेटिव लगाया, तो अब भी और कम होगा। आप सोचो सर क्यों होगा? मान लो ये तो पॉजिटिव लक्षण थे, आपने बढ़ाया, बढ़ रहा है, पर पॉजिटिव लक्षण बढ़े। यहां आते आते भी अब तक भी इसमें पॉजिटिव लक्षण ही बचे कुछ, पर अब आप बी एच जो है वो नेगेटिव लगा रहे हो। अब सोचो बच्चों आप कि अब इसके अंदर प्लस का, जैसे ये 10 मान लो और यहां मान लो +5 इसके अंदर बचा हुआ है, +5, और आप इसको दे रहे हो नेगेटिव। तो जब आप इसको नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव घटेगा ना पहले। अरे +5 है मेरे पास, मतलब पॉजिटिव है, और आप इसमें नेगेटिव लगा रहे हो, तो पहले तो पॉजिटिव घट के कितना आएगा? 0, और फिर नेगेटिव बढ़ेगा। ऐसे तो होता है। स्टार्टिंग में 0 थे, आपने पॉजिटिव एच बढ़ाया तो पॉजिटिव भी बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम तक हो गया। फिर आपने एच हटाया तो पॉजिटिव में कमी जरूर हुई, पर वो पॉजिटिव 0 नहीं हुआ, कुछ पॉजिटिव उसके अंदर शेष रह गया। अब आपने एच को नेगेटिव लगाना स्टार्ट किया है। जब नेगेटिव लगाओगे ना तो ये तो दिमाग, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि सर पहले तो वो जो पॉजिटिव उसके अंदर घुसा हुआ है ना वो कम आएगा, मतलब ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से आएगा। लेना कर सीधी मत लेना कोई भी रेखा को, देखो एक भी रेखा सीधी नहीं है इनमें से। ध्यान से देखो, जब आपने एच अपोजिट दिशा में लगाया,
जब आपने H अपोजिट लगाया तो उस B के मान में जो धारणशीलता बची हुई थी वो कम होते 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 अरे कहीं ना कहीं तो जीरो होगी ना। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये विपरीत दिशा में लगाया हुआ H है। ध्यान से सुनना, पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये विपरीत दिशा में लगाया हुआ H है। और क्या इस पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो चुका है? बिल्कुल सर। जो पॉजिटिव लक्षण उसने इकट्ठा किए थे यहां जाकर के यहां तक आकर के, अब वो समाप्त हो गए। इस गुण को बोलते हैं निग्राहिता। इस गुण को, ये भी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोलते हैं? निग्राहिता। निग्राहिता शब्द का मतलब होता है त्यागना, समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। तो निग्राहिता की परिभाषा है कि जब H विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जब H विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो H के एक निश्चित मान पर चुंबकीय पदार्थ पूर्णतः चुंबकीय गुणों का त्याग कर देता है। 100% जितने उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं वो सबका त्याग कर देगा। और इसी गुण को हम किस नाम से जानते हैं? निग्राहिता के नाम से। किस नाम से जानते हैं? निग्राहिता के नाम से। तो 3 नाम इस वक्र में आ चुके हैं। एक है चुंबकीय संतृप्ति, शब्द से ही अर्थ निकालना, रटना नहीं है। चुंबकीय संतृप्ति, संतृप्त का मतलब होता है जितना चाहिए उतना मिल गया, कि पदार्थ चुंबकीय गुण ग्रहण कर रहा है और ये मैक्सिमम जब गुण ग्रहण कर लेगा तो इस अवस्था को दे देंगे नाम चुंबकीय संतृप्ति। फिर आपने H हटाना स्टार्ट किया तो B ने कम होना प्रारंभ किया, H पूरा हटा लिया, फिर भी कुछ ना कुछ इसमें शेष रह गया। इस गुण को नाम क्या दिया? धारणशीलता। धारण कर रखा है अभी भी। और अगर मैंने H अपोजिट लगाया तो एक निश्चित मान पर यह पूर्णतः सरेंडर कर देगा। इस गुण को जानूंगा मैं निग्राहिता के नाम से। समझ में आ रहा है? ये O A मान लो, इसे B मान लो, तो जो OB है वो धारणशीलता हो गई, इतना बच रहा है। और इसको C मान लो, OC जो है वो निग्राहिता हो गई। अच्छा साहब, अब हम यहां रुक नहीं रहे, हमें तो अनंत तक का सफर करना है। प्लस अनंत से माइनस अनंत पूरा ढंग से राउंड लगाना है। तो 0 से अनंत गया, अनंत से 0 आ गया। अब बच्चों मुझे तो 0 से माइनस अनंत तक जाना है ना, तो थोड़ा सा बैक आया, यहां 0 हो गया। अभी मैं मान नहीं रहा हूं और मैं विपरीत दिशा में और लगा रहा हूं। इस विपरीत दिशा वाले H को और बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा बच्चों? सोचो, अब इसमें नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाएंगे। पहले पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव कम हुआ, यहां तक बच रहा है, पर पॉजिटिव कम होते होते कितना बन गया? 0। अब इसमें लक्षण आएंगे नेगेटिव, मतलब चुंबकीय गुणों को ग्रहण करेगा पर इसकी विपरीत दिशा में। जो यहां जिधर ग्रहण किया था उसका अपोजिट, और ग्रहण करते 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 वापस चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था आ जाएगी अपोजिट दिशा में। मतलब अब एक तरीके से यही ग्राफ बनाए, OA वाला ग्राफ ही बनाया है मैंने। OA वाला ग्राफ कैसे बनाया है कि विपरीत दिशा में जब आपने H लगाया तो इसने चुंबक गुण ग्रहण करना स्टार्ट किया अपोजिट दिशा में, पर अपोजिट दिशा में भी तो एक लिमिट तक ही स्टार्ट करेगा। मतलब इस पॉइंट पर आते आते क्या एक बार फिर से आपको चुंबकीय संतृप्ति मिल गई अपोजिट दिशा वाली। अब आप H कितना ही बढ़ाओ इस साइड में, पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक बार देखो ढंग से, एक बार ढंग से देखो भाई, तो समझ में आएगा। मैंने कहा था ना पका हुआ है, थ्योरेटिकल है, पूरा ध्यान लगाया होगा। जिस बच्चे ने स्किप किया होगा वीडियो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं यह बात। और जो धैर्य रखेगा, चाहे वीडियो देखनी पड़ जाए दोबारा, सुनना अच्छे से कह रहा हूं इस बात को। छोटे छोटे कंसेप्ट निकलते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। कभी ये नहीं कहेगा BH वक्त लिख दो आप और आप पूरा 1.5 पन्ना लिख के आ जाओ। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, निग्राहिता क्या है, धारणशीलता क्या है, अवशेष चुंबकत्व क्या है, चुंबक बनाने के लिए आपने नरम लोहा ही काम में क्यों लिया, स्थायी चुंबक के लिए आपने स्टील ही काम में क्यों लिया, ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ की बनाई जाए। ऐसे क्वेश्चन इसमें से पुटअप होंगे और उनके लिए बहुत डीपली नॉलेज चाहिए, अन्यथा 100% क्वेश्चन गलत होगा, मेरी गारंटी है। आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक बार यहां तक मैं दोबारा बनाऊं उसको, है ना, इरेज करता हूं। अब स्पीड में बना दूंगा आपके बार। देखिए आपने क्या किया बच्चों, 2 अक्ष लिए, लिख लेंगे आराम से। आज नहीं टाइम मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, कल पूरा लिखा दूंगा, पर मेन बात समझने की है, लिखने की नहीं है। लिखने की कोई टेंशन नहीं बच्चों। आपने एक्स अक्ष पर तो लिया है H एम्पियर बटे मीटर में,
बाई अक्ष पर आपने लिया है साहब V, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर में। ग्राफ बनाना है, आपको दिमाग में आ गया होगा, सेथिल वक्र का मतलब है VH वक्र। B की वैल्यू H से कम होगी, इस कमी को नाम दूंगा सेथिलता, इसलिए इस वक्र को नाम दिया है सेथिल वक्र। और ये बंद वक्र बनेगा कैसे वो देखते हैं। स्टार्टिंग में H 0 है तो B भी 0 है, फिर आपने H बढ़ाना स्टार्ट किया, H मतलब मैं बढ़ा रहा हूं तो पदार्थ में चुंबकत्व तो बढ़ता जाएगा। अभी H 0 V 0, फिर आपने H बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ेगा पर अरेखीय रूप से बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा पर अरेखीय रूप से। इसका नाम मान लो आप A। H का मान बढ़ाने पर B के मान में वृद्धि होती है, पर परिवर्तन अरेखीय होता है। ये समझ में आ गया होगा, इतनी देर से पुकार रहा हूं आराम से। अच्छा, अब मैंने क्या किया साहब, अब आपने H हटा, अब आप भले इसके बाद चुंबकीय गुण मैक्सिमम आ गए, क्या नाम दे दिया, चुंबकीय संतृप्ति। मैं यहां नामों को लिखता चलूं। एक तो जो काम की बात आई है मेरे की, वो है चुंबकीय संतृप्ति, चुंबकीय संतृप्ति। अब आपने H को हटाना स्टार्ट किया, अब आपने H को हटाना स्टार्ट किया, पूरा H हटा लिया, पूरा H हटा लिया, पर फिर भी आप B को 0 नहीं कर पाए, मतलब पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह गया, पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह गया। जो शेष रह गया उसका नाम है धारणशीलता, या दूसरा भी नाम है अवशेष चुंबकत्व। एक तो चुंबक संतृप्ति हो गया, दूसरा धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व। धारणशीलता समझ में आ गया ना। H हटाने के बाद भी कुछ B शेष रह जाता है, जिसे धारणशीलता के नाम से जाना जाएगा। अब हमने H अपोजिट लगाया, ऐसा बनता है डायग्राम इस तरीके से, एक ही रेखा लेना सीधी। अब हमने H विपरीत लगाना स्टार्ट किया बच्चों, इसको पॉइंट को B नाम दे दें। विपरीत लगाना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर पदार्थ पूर्णतः गुणों का त्याग कर देगा। विपरीत दिशा में H के एक निश्चित मान पर पदार्थ पूर्णतः चुंबकीय गुणों का त्याग कर देता है, जिसका नाम क्या होता है, निग्राहिता। जिसका नाम क्या होता है, निग्राहिता। फिर भी H अपोजिट लगाऊंगा तो पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा। AO, A, B, C और ये मान लो D, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा और वापस से विपरीत दिशा में चुंबकीय संतृप्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। अब चुंबक संतृप्ति क्या होती है आप जानते हो, ज्यादा बोलना नहीं है इसके बारे में मुझे। अब आप भले H को कितना ही ले जाओ इधर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं तुमने मान लो A पे पहुंचे तरीके से, A पे पहुंच चुके हो इस तरीके से। अब मैंने बच्चों इस H को भी हटाना स्टार्ट किया, जो विपरीत दिशा में H लगा हुआ है इसको मैंने हटाया तो B का मान कम जरूर होगा। देखो यहां आपने H पूर्णतः हटा लिया, सीधी नहीं रेखा ना। अब आपने देखो H विपरीत दिशा में जो H था पूरा हटा लिया, कंप्लीट आपने हटा लिया, पर आप B को 0 नहीं कर पाए। अभी भी कुछ ऋणात्मक चुंबकत्व तो शेष रह गया है, और जो शेष रह जाता है उसका नाम तो सर धारणशीलता होता है। मतलब ये भी धारणशीलता है, अब आप H को फिर पहले वाली दिशा में लेके गए तो बच्चों वापस से यहां आएगा और यहां मिल जाएगा। ये घटना चक्र चलता रहेगा, O A B C D E F। हां या ना बात करूं इस ग्राफ में, बंद ग्राफ बना कि नहीं बना, यही वक्र VH वक्र है। एक नंबर में तो डायरेक्ट आ सकता है ये कि BH वक्र का निरूपण बनाओ या BH वक्र बनाओ, तो आपको BH वक्र कुछ इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है ना। इसमें दो जगह चुंबकीय संतृप्ति है आपको, कहां एक तो A पर चुंबक संतृप्ति है और एक D पर चुंबकीय संतृप्ति है। तो चुंबकीय संतृप्ति के पॉइंट पूछे तो A और D हैं इस ग्राफ में, ठीक है ना। धारणशीलता, अब दिमाग लगाओ, धारणशीलता का मतलब है H हटा लिया, H 0 है, फिर भी कुछ चुंबकत्व तो शेष है। H कहां लिया है, X अक्ष पर, X का मान 0 कहां होता है, बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर OB और OE, जो धारणशीलता की बात कर रहे हो आप, वो एक तो OB है और एक OE है। OB धारणशीलता है, OE धारणशीलता है। फिर एक टर्म आई है निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब होता है त्याग, पूर्णतः त्याग देना।
तो त्याग कहाँ किया है इसने, एक तो ओसी में और एक ओएफ में, ओसी में और ओएफ में। इस तरीके से जो ग्राफ बनता है, इस तरीके से जो ग्राफ बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, शैथिल्य वक्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब जाकर के इसकी थ्योरी समाप्त हुई है, तकरीबन 1.5 पन्ने की थ्योरी है। अब जितना लिख सकते हैं उतना आप एक बार नोट करिए, कुछ थोड़ा बहुत लिखा दें, बाकी इसको कल लिखाएंगे फिर, है ना। तो आप हेडिंग लिख लें बच्चों, लिखिए हेडिंग शैथिल्य वक्र। अब आप पेन को भी निकालिए, एक बार कमेंट करके इस पर जरूर बताएं कि किस तरीके से समझ में आया है। कुछ कम रह गया होगा तो अगली वीडियो में अपन वापस से इसको देखेंगे, है ना। तो एक बार जरूर अच्छे से देखना है। अब आप किताब की लैंग्वेज पढ़ के देखोगे, किताब में जो बीच वक्र है वो एक बार रीडिंग जरूर लगाएं, क्योंकि आज पूरा लिखा नहीं पाऊंगा ना इसको, तो एक बार समझा दिया है मैंने ढंग से इसको पूरा, फिर आप एक बार किताब में रीडिंग लगाएं, फिर अगले लेक्चर में इसको और लिखेंगे ढंग से। तो आप हेडिंग लिखें शैथिल्य वक्र ब्रैकेट में VH वक्र, शैथिल्य वक्र ब्रैकेट में BH वक्र, और इसमें आप लिखिए कि चुंबकीय पदार्थों के लिए, चुंबकीय पदार्थों के लिए, चुंबकीय पदार्थों के लिए जब चुंबकन क्षेत्र ब्रैकेट में H, चुंबकीय पदार्थों के लिए जब चुंबकन क्षेत्र ब्रैकेट में H, अब बार बार चुंबकन क्षेत्र नहीं बोलूंगा मैं, H ही बोला करूंगा अब ना, चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकीय क्षेत्र B जब चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन क्षेत्र ब्रैकेट में H तथा चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में V के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, जब चुंबकीय पदार्थों के लिए, जब चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो कौन कम कौन ज्यादा बताओ, H और B में कौन कम कौन ज्यादा, तो B रहेगा ना भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र लिखो आगे, जब चुंबकन क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो चुंबकन क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कॉमा लगाना, चुंबकन क्षेत्र की तुलना में, यानी कि VH की तुलना में, बार बार नामों में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, इसे दिमाग में B और H की कहानी चलनी चाहिए, बार बार चुंबकन बार बार चुंबकीय, पागल हो जाओगे भाई ना। जब किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकन क्षेत्र से कम होता है, तो B का मान H से कम होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकन क्षेत्र से कम होता है। लिख लिया, यह कमी चुंबकीय शैथिल्य कहलाती है। स्टैंडर्ड परिभाषा दिखा रहा हूं, लो स्टैंडर्ड की बहुत सारी परिभाषाएं भाई। यह कमी चुंबकीय शैथिल्य, देखो इन शब्दों को पढ़ने में जोर जरूर पड़ेगा। जो बच्चा बिना समझे ये परिभाषा याद करेगा, मेरी गारंटी है 100% गलत करेगा, क्योंकि इसमें चुंबकीय, चुंबकन, शैथिल्य, चुंबकीय पदार्थ, इतने सारे नाम हैं, पर कहानी दिमाग में होनी चाहिए कि आपने चुंबकीय पदार्थ लिया, उस पर H लगाया, उसमें B पैदा हुआ, उनके मध्य ग्राफ खींचा, B का मान H से कम था, इसको नाम दिया शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य, और इस ग्राफ को शैथिल्य वक्र इसीलिए कहा गया। तो आप लिखें, जब चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कॉमा लगाना चुंबकन क्षेत्र की तुलना में पीछे रहता है या कम रहता है, जो भी आपने लिखा हो कम रहता है। यह कमी चुंबकीय
शैथिल्य कहलाती है। अंडरलाइन कर देना शब्द को। यह कमी चुंबकीय शैथिल्य कहलाती है तथा प्राप्त वक्र कमी तो चुंबकीय शैथिल्य कहलाती है और प्राप्त वक्र जो ग्राफ आपको मिला, प्राप्त वक्र क्या कहलाता है बच्चों? शैथिल्य वक्र कहलाता है। प्राप्त वक्र शैथिल्य वक्र या वीएच वक्र कहलाता है। क्लियर? अरे समझ गए होंगे। नीचे डैश लगा लो, लिख देना कि यह एक बंद वक्र है। आप देख रहे होंगे जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं जाके रुको। यह एक बंद वक्र। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। सुंदर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां से आगे निकल गया पीछे निकल गया। एक बार घर पे 15-20 बार बनाना, 15-20 बार, 1 सेकंड लगते हैं बनाने में यार। 2 खींचो और पेन घुमा घुमा के देखना है आपको ना, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बीएच वक्र ढंग समझ में आया होगा। लास्ट रीडिंग है वैसे तो करिए, हो सकता है कि इसमें भी, इस चैप्टर में शायद में 2 लेक्चर और लगाएंगे। इस लेक्चर के अलावा 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 8। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था किसी ने कि सर किताब के टॉपिक पूरे पढ़ाया करो। कुछ भी नहीं छोड़ा है, गारंटी है मेरी, बेफिक्र। अब भैया टीचर पर भरोसा तो करना पड़ेगा। देख, टीचर को पता है कि कहाँ क्या पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, आपको कैसे समझ में आएगा, इतना एक्सपीरियंस है। आप बेझिझक विश्वास रखें और सिर्फ एक काम करें, जो बता रहा है ना टीचर उसको पढ़ें। इतनी मेहरबानी करो, ठीक है ना? एक बार कमेंट करके जरूर बताओगे कि वीडियो कैसी लगी, या इस टॉपिक में कुछ और भी आपको समझना है तो वो भी आप कमेंट कर देना। मैं देख करके अगले लेक्चर में लूंगा, चूंकि इसको तो समझा देंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि 2 लेक्चर इसमें और लगने वाले हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9 और 10 दोनों मिलकर 6 नंबर के हैं, पर चूंकि 9 और 10 में से एक क्वेश्चन अथवा में आता है, तो चैप्टर नंबर 9 का हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। 5 नंबर का पार्ट है ये, समझना अकेला। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा, आपको उस चैप्टर के बारे में पता कुछ भी नहीं है। आपने हो सकता है 2-4 नाम पढ़े हों, लेंज फैराडे वगैरह, पर आप कंप्लीटली भूल चुके होंगे, मेरा ऐसा मानना है। चैप्टर नंबर 9 की तैयारी रखें, 2 दिन बाद उसको स्टार्ट करेंगे, पर तब तक चैप्टर नंबर 8 को एकदम बिल्कुल हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। टाइम लग जाए कोई टेंशन नहीं है। और एक, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो बच्चे बाहर से जुड़े हुए हैं वो अपने और मित्रगणों को जोड़ें। चैनल पर भाई नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? धन्यवाद। अपना ख्याल रखो बच्चों, और इसको नोट कर लो। अच्छा, इस ग्राफ की प्रैक्टिस भी करनी है और एक बार किताब में से रीडिंग जरूर लगाना आज, तो अगले लेक्चर में आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।